लास्ट क्लास में हम टोटल और फेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड देख रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मेथड हमारे पास है जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय टेकिंग वन वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 देखें कि सबसे पहले हमने वही चेक करना है कि वो जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल है भी या नहीं। तो कंडीशन जो भी आपको पहले बताई थी वो चेक करेंगे और फिर स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, तीन वेरिएबल्स की फॉर्म हम पढ़ रहे हैं तो तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट ले लेंगे। अच्छा, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करें। तो यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि ऐसे वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे कि बाकी जो दो वेरिएबल्स बचे या बाकी दो वेरिएबल्स की फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन बचे वो इजीली इंटीग्रेबल हो। जैसे अगर z के साथ कोई z का कोफिशिएंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें x y वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और उसको कांस्टेंट लेने से हमें ये फायदा हो रहा है कि क्योंकि अगर हम z को कांस्टेंट लेंगे तो dz जो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो dz वाली टर्म जीरो हो जाएंगी, तो x और y की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो वो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे वो वेरिएबल के बाकी जो दो वेरिएबल्स बचे उन उनकी फॉर्म में जो भी इक्वेशन आए उसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें। तो यहाँ पर इन्होंने z ले लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है हम हर क्वेश्चन में z को ही कांस्टेंट ट्रीट करें। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस वेरिएबल को कांस्टेंट लें। तो यहाँ इन्होंने सपोज कर लिया कि फॉर एग्जांपल कि हम z को कांस्टेंट लेते हैं तो बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी, क्योंकि z को कांस्टेंट लिया है तो dz जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होकर हो जाएगी p dx प्लस q dy इज इक्वल टू जीरो। फिर हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 है। वन जो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हुई है उसका सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाए, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। वन जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा, उसे हमने कह दिया यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन है तो सॉल्यूशन भी एक्स वाई की फॉर्म में आएगा। तो उसे हमने कह दिया यू एक्स वाई और उसका नाम रख दिया एफ ऑफ जेड। यू एक्स वाई सॉरी यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड की फॉर्म में आएगा वो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब वो जो इक्वेशन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है, सॉल्यूशन भी एक्स वाई की फॉर्म में आएगा और एफ जेड उसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। यानी जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो भी इक्वेशन आती है, जो भी सॉल्यूशन आता है उसके अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इस इक्वेशन में चूंकि हम z को कांस्टेंट ले चुके हैं तो इसका मतलब यहाँ जो z कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, तो जब हम सॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा यू एक्स वाई उसे हम एफ ऑफ जेड के इक्वल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ z होगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड लिखा है। जबकि इससे पहले हमने जब सैमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी तो वहां हमने कहा था कि जब भी हम उसे सॉल्व करेंगे तो कोई फंक्शन आएगा u, उसको हमने c1 कांस्टेंट के इक्वल सपोज किया था। तो वहाँ c1 क्यों लिया था? क्योंकि वहां हम कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं ले रहे थे, जबकि यहाँ हम z कांस्टेंट ले रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? फंक्शन ऑफ z। इसलिए हमने कहा कि जब हम 1 को सॉल्व करेंगे तो जो भी सॉल्यूशन आएगा यू एक्स वाई वो एफ ऑफ जेड के इक्वल होगा, where fz is an arbitrary function of z। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास यू एक्स फाइव इक्वल टू एफ ऑफ जेड आया है। अच्छा, फिर हम टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाएंगे। ठीक, अभी तो हमारे पास जनरल फॉर्म है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा किस तरह से उसका सोल्यूशन आया और उसे हमने उससे कंपेयर करवाना। अच्छा, कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी वो दो वेरिएबल्स की फॉर्म में होगी, एफ और जेड की फॉर्म में। और फिर उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो
अच्छा, 4 को जब हम सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 4 में, जब हम रिजल्ट्स कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी वो एफ और जेड की फॉर्म में होगी। अच्छा, उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एफ और जेड की फॉर्म में फंक्शन होगा और हम उसे एफ के लिए सॉल्व करेंगे। एफ की वैल्यू आने के बाद वापस हमें यानी इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। क्योंकि इक्वेशन 2 में जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये सॉल्यूशन तो है, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ जेड अननोन फंक्शन है। तो बेसिकली हमें इस एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट किया और फिर इसे कंपेयर करवाया जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वेशन थी। कंपेयर करवाने के बाद एक नई इक्वेशन आई जिसमें एफ और जेड इन्वॉल्व थे। उस एफ और जेड वाली इक्वेशन को सॉल्व किया फॉर एफ, ताकि वहां से एफ की वैल्यू आ जाए। एफ आ जाएगा तो यानी कि फंक्शन आ जाएगा, तो उसे हम वापस 2 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स में ये मेथड जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम पहले हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं वो अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो इजीली एप्लीकेबल हैं तो ठीक है, अगर वो कहीं अप्लाई नहीं हो पा रहे होंगे तो फिर हम ये मेथड 4 जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये अप्लाई करेंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं किस तरह से यूज होगा। इक्वेशन आपके पास गिवन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई एक वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ देखें फर्स्ट टर्म में डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स की वैल्यूज आ रही हैं और डी वाई के साथ जस्ट वाई आ रहा है। ठीक, तो हम z को 0 ले लेते हैं, क्योंकि z को 0 लेने से डी जेड 0 हो जाएगा और डी जेड 0 होने से हमें फायदा क्या होगा कि बाकी जो हमारे पास वैल्यू इक्वेशन बचेगी रिड्यूस होने के बाद वो इजीली इंटीग्रेबल होगी, क्योंकि वो सेपरेबल इक्वेशन होगी, हम इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें z को ही कांस्टेंट ट्रीट करना है। ये डिपेंड करता है कि हम किसी ऐसे वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे कि उसको कांस्टेंट लेने के बाद बाकी जो इक्वेशन हमारे पास बचे वो इजीली इंटीग्रेट हो सके। तो यहाँ चूंकि z को 0 लेना हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम z को 0 ले। जेड 0 लेंगे तो डी जेड भी 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास इक्वेशन बची वो ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये फॉर्म आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। यहाँ हम कांस्टेंट एफ ऑफ जेड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जेड को हमने कांस्टेंट लिया था तो फंक्शन ऑफ जेड ही यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करना आप लोग को आता है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, ये एफ ऑफ जेड ये इक्वेशन आ गई। ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड की फॉर्म में आएगी। तो हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखें डिफरेंशिएटिंग 3 लिखा हुआ है। इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस ये आया 3y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, इज इक्वल टू एफ जेड का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा एफ प्राइम जेड और आगे जेड का डेरिवेटिव यानी कि डी जेड। तो फंक्शन था जेड की फॉर्म में, तो यहाँ पर एफ प्राइम जेड उसका डेरिवेटिव और आगे जेड को हम डिफरेंशिएट करेंगे। और ये राइट साइड पे हुआ हुआ था, इसको इन्होंने दोनों काम किए हैं, यानी डिफरेंशिएट भी कर दिया और ये जो राइट साइड पे एफ जेड का डेरिवेटिव था उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये माइनस के फॉर्म में आ गया और राइट साइड पे 0 आ गया आपके पास। ठीक। अच्छा, हमने कहा था कि जो हम डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम हमारे ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखें डी एक्स की टर्म है, डी वाई की और डी जेड, तीनों टर्म्स आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करेंगे। 1 से कंपेयर करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी जेड वाली जो टर्म्स हैं उसको कंपेयर करें तो एफ प्राइम जेड किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई पावर 2z। तो यहाँ से हमारे पास एफ प्राइम जेड की वैल्यू आ गई। बाकी डी वाई और डी एक्स को कंपेयर करना जरूरी नहीं है। हमें चूंकि फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एफ जेड की, तो इसलिए हमने वो वाली टर्म कंपेयर की है जिसमें फंक्शन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर एफ प्राइम जेड यानी थर्ड टर्म को हमने कंपेयर किया डी जेड को। तो डी जेड का कोफिशिएंट जो 4 इक्वेशन में था वो और डी जेड का कोफिशिएंट जो इक्वेशन नंबर 1 में था उनको कंपेयर करके हमने यहाँ पर लिख लिया। तो एफ प्राइम जेड तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, इस एफ प्राइम जेड में देखें ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ये एफ ऑफ जेड है और ये हमें इक्वेशन नंबर 3 से पता चला कि एफ जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह एफ ऑफ जेड लिखा प्लस ई पावर 2z एज इट इज। यानी हमने एफ जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी।
अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या किया, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को, ये जो आई है एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू एफ जेड प्लस ई पावर 2z, इसको इन्होंने इस तरह से लिख लिया है, रीअरेंज करके लिखा है। तो फर्स्ट टर्म देखें, एफ प्राइम जेड को इन्होंने लिखा इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक, माइनस सेकेंड टर्म थी फंक्शन ऑफ जेड, उसको एफ लिख लिया, और राइट साइड पे ई पावर 2z है। इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, तो हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो ये लीनियर इन वाई होती थी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स होता था प्लस डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो ये भी जो है लीनियर इक्वेशन है, और ये लीनियर है इन जेड, सॉरी लीनियर इन एफ है। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिया जाएगा, जो f के साथ फंक्शन है, क्योंकि ये लीनियर इन f है, तो f के साथ जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो यानी कि p ऑफ z कहलाएगा। तो यहाँ पर p ऑफ z -1 है, तो -1 को हमने यहाँ पर p ऑफ z लिया -1 और dz के साथ लिख के इसको इंटीग्रेट करवाया, ताकि ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -z आया है, और हमें पता है जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहला काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद हम उसे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ इन्होंने इस इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन आती है तो हर हाल में लेफ्ट साइड पे आपके पास u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा होता है, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जिसमें फंक्शन, जिसमें इक्वेशन लीनियर होती है उनका प्रोडक्ट होता है। तो ये यहाँ पर उसी तरह से फॉर्मूला बना है, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ आप सिर्फ एक बात याद रखें कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करें और लीनियर वाली टेक्निक यूज करते हुए इसे सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं देखेंगे, क्योंकि हम वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपने वही वाली टेक्निक यहाँ अप्लाई करनी है, और ये लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इन्होंने यहाँ सोल्यूशन लिख दिया ई जेड प्लस सी, ठीक। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे फंक्शन बना एफ जेड, यानी f के साथ e पावर माइनस जेड था, इसको इन्होंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, यानी e पावर माइनस जेड से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाया, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ f ऑफ z बचा इज इक्वल टू e पावर 2z प्लस c e पावर z, यानी e पावर माइनस प्लस z से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें या e पावर माइनस z से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दें, एक ही बात है, क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन ऑफ z चाहिए था। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन ऑफ z आ गया इस फॉर्म में। एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे, अच्छा, फंक्शन ऑफ जेड अगर आपके पास आ गया तो अब हमें क्या करना है, जो ऊपर हमने सोल्यूशन निकाला था इक्वेशन नंबर 3 में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारे पास सोल्यूशन तो था, लेकिन यहाँ चूंकि फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमें नहीं पता थी, वो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी थी। तो एफ ऑफ जेड हमने यहाँ लास्ट में निकाल लिया, ई पावर 2z प्लस सी ई पावर जेड। इसको हमने ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो वहां हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। तो ये मेथड काफी आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, ताकि, और फिर उसका डेरिवेटिव भी 0 हो गया, उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास बाकी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होके दो वेरिएबल्स के फॉर्म में आ जाएगी। दो वेरिएबल्स के फॉर्म में जो भी इक्वेशन आएगी उसमें थर्ड जो था आपके पास वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी थर्ड वेरिएबल का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ट्रीट किया जाएगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास उस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जिसे हमने कांस्टेंट ट्रीट किया था, यानी एफ ऑफ जेड या एफ ऑफ वाई को ट्रीट किया था या एफ ऑफ एक्स को किया था, उसकी वैल्यू, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू। फिर उसके डेरिवेटिव, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास यानी फंक्शन जो था एफ ऑफ जेड या जो भी वेरिएबल था जिसका फंक्शन हमने कांस्टेंट ट्रीट किया था उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ z लिया था तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से हमने इसके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें यहाँ पर देखें आपके पास तीन टर्म्स, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में dx dy dz। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, dx में चूंकि x y z तीनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे थे तो इन्होंने dx को 0 यानी x को कांस्टेंट लिया ताकि dx 0 हो जाए।
अच्छा, इससे फायदा क्या होगा हमारे पास, जो इक्वेशन होगी, पहले इसको जीरो करके देख लेते हैं कि क्या इससे हमें फायदा हासिल हो रहा है। तो यहाँ डी एक्स जीरो हो गया, इक्वेशन रिड्यूस हो गई 2x dy प्लस एक्स स्क्वायर dz इज इक्वल टू जीरो में। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में x कॉमन लेकर हम या x से डिवाइड करवा देंगे तो इक्वेशन ये हो जाएगी 2y dy प्लस x dz इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो यहाँ अच्छा इसमें यहाँ पर देखें, इसको इंटीग्रेट करना आसान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो है ये तो y के साथ है, पूरा फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, सेकंड वाले में x को चूंकि हम पहले ही कांस्टेंट ले चुके हैं, तो यहाँ पर ये जो x dz लिखा हुआ है, ये वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों कांस्टेंट है, लेकिन x को तो हम पहले ही कांस्टेंट ट्रीट कर, यानी आपको लग रहा होगा कि x और dz दोनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ जस्ट z वेरिएबल है, x को हम पहले ही कांस्टेंट सपोज कर चुके हैं। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x dz को, तो x तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और dz का इंटीग्रल हो जाएगा जस्ट z। तो यहाँ पर आपके पास इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया, और चूंकि हमने x को कांस्टेंट दिया था तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा f ऑफ x। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन आ गया। अब हमें काम क्या करना है, f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f ऑफ x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन आई, डिफरेंशिएट करने, ये इक्वेशन नंबर 3, डिफरेंशिएट कर दिया इसको। डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन 3 आई है, इसे हमें क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है। जब हम इस अच्छा, कंपेयर हम कौन सी फर्स्ट टर्म करेंगे, x वाली, क्योंकि हमें dx फंक्शन चाहिए ना, तो फंक्शन फर्स्ट टर्म में आ रहा है, तो dx का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे हम। dx का कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xz इज इक्वल टू xz माइनस एक्स एफ प्राइम। यहाँ से f प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ये आपके पास f प्राइम की वैल्यू आई। अच्छा, 2 में से f ऑफ x की वैल्यू भी यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक, ताकि हमारे पास जो भी फंक्शन आए वो f और f प्राइम के फॉर्म में हो, उसमें से बाकी z रिमूव हो चुका हो। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आई है आपके पास, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में, और ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई है। ये आ गई आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन है, डी एफ ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एफ इज इक्वल टू -2। लीनियर इक्वेशन की टेक्निक लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये आ गया एफ ऑफ एक्स का, एक्स एफ लिखा हुआ है, एक्स से डिवाइड करवा देंगे पूरी इक्वेशन को, तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा, फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर वो जो हमारे पास 2 थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो बस हमने ऐसा वेरिएबल कांस्टेंट लेना है कि जिसको कांस्टेंट लेने के बाद जो बाकी इक्वेशन बने उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाए। इसकी बाकी एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास टोटल और सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गई, जितना हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ना था। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, ये तकरीबन डिफरेंशियल इक्वेशंस थी हमारे पास, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, उसी का कुछ पोर्शन था। जो एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस थी वो हमने पढ़ी हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। अब जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो हमारा सिलेबस है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी ऑर्डिनरी, उसकी जो एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।